हेलो फ्रेंड्स। आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल भाग 11। पिछले एपिसोड में आपने सुना ईशा बारिश में बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। वहीं सांझ लंदन से इंडिया वापस आ जाती है। रुद्र के पिता जसवंत सिंघानिया अपनी पत्नी मलिष्का से कहते हैं कि चलो हम सांझ से मिलने जाएंगे। तो इस पर मलिष्का मुंह बनाते हुए कहती है ताकि रुद्र हमें वहाँ से धक्के मार के निकाल दे। अब आगे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि देखते हैं आप लोग इतने सारे लोग और लाइक नहीं करते हैं। सो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। मलिष्का को अपने पास बिठाते हुए जसवंत सिंघानिया कहता है कल मैं सांझ से मिलने जाऊंगा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। हाँ, ताकि रुद्र हमें लात मारकर वहाँ से निकाल दे। मलिष्का चिढ़ते हुए बोली, ओहो जाने मन, हम वहाँ तब जाएंगे जब रुद्र नहीं होगा। इस पर मलिष्का कुछ नहीं बोली और वो पैर पटकते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई। ट्रैफिक खत्म होने के बाद प्रथा भी अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो सड़क पर बेहोश पड़ी थी। प्रथा की गाड़ी रुद्र की गाड़ी के आगे ठीक आगे आगे चल रही थी, लेकिन तभी प्रथा ने अचानक ब्रेक लगा दी। उसके साथ ही पीछे आ रहे रुद्र की सभी गाड़ियां भी एक एक करके रुक गई। अब तो रोनी को गुस्सा आ गया। पहले ही इतना लेट हो चुका था और अब ये कौन कार चला रहा है जो बेवजह बीच सड़क पर रुक गया, वो भी रुद्र सिंघानिया के आगे। किसे अपनी जान प्यारी नहीं है, कहते हुए वो गाड़ी से नीचे उतर गया। गन को अपने पीछे कमर में रखा और प्रथा की गाड़ी के पास आ गया। प्रथा ने जब ईशा को पलटा तो वो देखकर हैरान रह गई। ईशा? हे भगवान, ये तो ईशा है। उसने झट से ईशा का सर अपने गोद में रखा और उसके गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगी। ईशा, ईशा, क्या हुआ है तुझे? कुछ तो बोल। मगर ईशा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। प्रथा का चेहरा पीला पड़ गया। पता नहीं ये कब से यहाँ है, अगर इसे ठंड लगे तो। इसे तो ठंड से एलर्जी है, थोड़ी सी भी ठंड इसे बर्दाश्त नहीं होती। मन ही मन सोचते हुए प्रथा ईशा को उठाकर अपने गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईशा उससे उठ नहीं रही थी। वो सड़क पर घसीटने लगी। प्रथा ने वापस से ईशा को वहीं सड़क पर लिटाया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प, प्लीज हेल्प, कोई हमारी मदद कीजिए। रोनी जैसे ही प्रथा की गाड़ी के पास आया, उसने जोर से उसके गेट पर एक पंच मारा। व्हाट द हेल, बाहर निकलो। बीच सड़क पर कार रोक दी? क्या ये सड़क तुम्हारे बाप की है? तभी उसे रियलाइज हुआ कि गाड़ी में कोई नहीं है और ड्राइविंग सीट की तरफ का गेट खुला हुआ है। उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ को अपने हाथों से छुआ और एक धीमी सी आवाज़ में बोला, बी अलर्ट। और उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और आगे बढ़ने लगा। प्रथा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, प्लीज़ प्लीज़ कोई हमारी हेल्प कीजिए। उसने अपना गन निकाल लिया और उसका घोड़ा चढ़ा लिया। रोनी ने अपनी चाल की रफ्तार बढ़ाई और प्रथा के पास आ गया। कार की धुंधली लाइट में दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान गए। मिस्टर रोनी? बारिश अभी भी झिमझिम करके बरस रही थी। मिस्टर रोनी, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। बारिश की बूंदें प्रथा के चेहरे पर सीप की भांति लग रही थी। रोनी वहीं प्रथा के पास अपने पंजों पर बैठ गया। ये कौन है? अरे ये तो ईशा है। उसने ईशा का फेस देखते हुए कहा, हाँ, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पता नहीं कब से ये यहाँ है। इसे ठंड से एलर्जी है, थोड़ी सी भी ठंड इसे बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज़ इसे मेरी कार तक ले जाने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर चली जाऊँगी, प्लीज़। प्रथा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। रोनी ने एक नज़र प्रथा के चेहरे को देखा। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। आप चिंता मत कीजिए, हाँ हम कुछ करते हैं, कहते हुए वो भी ईशा को उठाने की कोशिश करने लगा। इधर जब रोनी 2-4 मिनट तक नहीं आया तो रुद्र भी कार से बाहर आ गया। तभी एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से रुद्र के ऊपर छाता कर दिया और खुद भीगता हुआ उसके साथ साथ चलने लगा। रोनी अभी ईशा को अपनी गोद में उठाने की कोशिश ही कर रहा था कि रुद्र वहाँ आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? रुद्र की कड़क आवाज़ उस बारिश को भी दबा नहीं पा रही थी। रुद्र की आवाज़ सुनकर रोनी ने ईशा को वापस सड़क पर ही छोड़ दिया और खड़ा हो गया। सर, ये ईशा है, बेहोश हो गई है। जैसे ही प्रथा ने रुद्र को अपने सामने देखा,
वो तो पहले थोड़ी सी घबराई, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया और हिम्मत दिखाते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सर, सर प्लीज़ आप लोग बस इसे मेरी कार तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर चली जाऊंगी। रुद्र ने एक नज़र प्रथा को देखा। वो पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी। उसके चेहरे पर डर और चिंता दोनों दिखाई दे रहे थे। फिर उसने अपनी नज़र सड़क पर पड़ी ईसा पर दौड़ाई। ईसा का कपड़ा भीगे होने की वजह से उसकी बॉडी से चिपक गया था और उसके बॉडी पोर्शन की उभार तथा इनर वियर साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर रुद्र ने उस पर से अपनी नज़रें हटा ली। फिर उसने झट से अपना कोट उतारा और ईसा के ऊपर डाल दिया। फिर थोड़ा सा नीचे झुककर उसने ईसा को अपनी गोद में उठा लिया। ईसा के साथ साथ ढेर सारा पानी भी रुद्र के बाहों में था, जो ईसा के कपड़ों से टपक टपक कर रुद्र को भिगो रहा था। रुद्र चेहरे पर बिना किसी इमोशन के साथ अपनी कार में आकर बैठ गया। प्रथा भी जल्दी से अपने कार में बैठी और गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ पूरे फुल रफ्तार से दौड़ा दी। उसके पीछे ही रुद्र की गाड़ियां भी अपने फुल रफ्तार में चलने लगी। गाड़ी में बैठा रोनी शौक में था। जो रुद्र सिंघानिया अब तक बिना अपने किसी फायदे के किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, वो आज बारिश में भीगकर एक लड़की को अपनी गोद में उठाकर वो भी अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। अब तक रात के 9 बज चुके थे। सांझ का फ्लाइट लैंड हो चुका था और वो अपना लगेज लेकर आगे बढ़ रही थी। काले रंग की सिंपल सी स्लीपर, पिंक कलर का सलवार सूट जिसकी बाजू फूल थी, बाल कर्ली एवं खुला, हेयर बैंड से पिनअप करके, आंखों में काजल, लिपस्टिक के नाम पर रोज जेल, एक हाथ में मोबाइल और डिजाइनर घड़ी, दूसरे हाथ में सूट से मैचिंग चूड़ियाँ। उसकी ग्रे आंखें एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसे रुद्र की लेडीज बॉडीगार्ड पूजा दिखाई दी। उसके हाथों में एक बड़ा सा फूल का बुके था। पूजा ने अपना एक हाथ सीने पर रखा और थोड़ा झुककर उसका वेलकम किया। वेलकम बैक मैम। सांझ के होठों पर एक बहुत ही लंबी और प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने पूजा के हाथ से बुके लिया और लगेज को पूजा को थमा दिया। वैसे कहाँ से लाई हो? बड़ा ही सुंदर है। उसने फूल को अपनी नाक के पास ले जाकर उसकी खुशबू सूंघते हुए कहा और उसके साथ ही सांझ की नज़रें इधर उधर सब बॉडीगार्डों पर पड़ रही थी। पूजा उसकी मनोदशा समझ रही थी। थोड़ा सा सकुचाते हुए बोली, मैम मैं नहीं लाई हूँ, वसीम सर लाए हैं। वो नहीं आए? सांझ ने उसी तरह पूछा। तुम अकेली आई हो? पूजा तेजी से चलते हुए उसके पीछे से उसके बराबर में आकर चलने लगी। मैम वो भी आए हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट के बाहर ही गाड़ी के पास है। यह सुनकर सांझ का दिल मानो उछलकर बाहर आ जाएगा। उसका कदम एकाएक ठहर गया और वो थोड़ा धीरे धीरे चढ़ने लगी। पूजा उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। सांझ अपने चेहरे के भाव छुपाने में माहिर थी, क्योंकि वो एक फेमस एक्ट्रेस थी। जैसे ही सभी लोग गाड़ी के पास आए, उन्हें वसीम नहीं देखा। पूजा समझ गई कि वसीम पहले ही गाड़ी में बैठ गया है। वो सांझ को दूसरी गाड़ी में लेकर आ गई। सांझ को देखने की इच्छा तो वसीम को भी हो रही थी। आखिर वो 3 साल बाद इंडिया आई थी, लेकिन वह अपनी इच्छा को मन में दबा चुका था। उसकी धड़कनें भी काफ़ी तेज चल रही थी और उसकी आंखें उसके मन और दिल में से किसकी बात सुने ये सोच रही थी। दिल और दिमाग के जंग में दिल की जीत हुई और वसीम ने अपना सर निकालकर बाहर की तरफ देखा, लेकिन तब तक सांझ गाड़ी में बैठ चुकी थी। गाड़ी में बैठते ही सांझ ने अपनी नज़र पूजा पर ठहरा दी, जैसे पूछ रही हो, कहाँ है वसीम? तुमने कहा था कि गाड़ी के पास है। पूजा उसकी नज़रें पड़ चुकी थी। उसने उसी तरह से पोलाइटली कहा, मैम सर आगे वाली गाड़ी में पहले ही बैठ चुके हैं। कार की पिछली सीट पर बैठी सांझ अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके सामने अतीत की यादें फिर से ताज़ा होने लगती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। पूजा उसका चेहरा देखकर समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा इमोशनलेस था। इधर कार की पिछली सीट पर बेहोश पड़ी ईसा बार बार लुढ़क कर नीचे गिर रही थी और रुद्र उसे बार बार उठाकर सीट पर सीधे से बैठा रहा था। अब रुद्र इरिटेट हो गया और उसने ईसा को सीट पर सुला दिया और उसका कमर से ऊपर का हिस्सा अपने गोद में रख लिया। इस वक्त ईसा का सिर रुद्र के सीने पर था। रुद्र उसकी खूबसूरती में खोया जा रहा था।
आज तक उसने अपने आसपास सिर्फ मेकअप पोती लड़कियों को ही देखा था, लेकिन ईशा के चेहरे पर इस वक्त जो ब्यूटी थी वो बिल्कुल नेचुरल थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर थी। भगवान ने उसे बड़े ही सलीके से रचा था। रुद्र की निगाहें ईशा को स्कैन कर रही थी। उसके दिल में कुछ हलचल सी उठी और उसे महसूस हुआ कि ईशा के लिए उसके दिल में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। तभी तो उसे ईशा को इस हालत में देखकर बेचैनी हो रही थी। रोनी गाड़ी के अंदर लगे शीशे से रुद्र के एक एक मूवमेंट को नोटिस कर रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। लगता है कि यही लड़की आगे चलकर हमारी क्वीन बनेगी। और उसने नाम में सर हिला दिया। गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। रोनी ने गेट खोला तो प्रथा ने कहा, आप रुकिए, मैं वार्ड बॉय को बुलाकर लाती हूँ, बस 2 मिनट। और बिना किसी की बात सुने वो जाने लगी। उसकी जरूरत नहीं है, रुद्र ने कहा और ईशा को गोद में उठाए बाहर आ गया। अब रोनी को दूसरी बार झटका लगा। आज रोनी को एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। उसे लग रहा था ईशा को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद अब कहीं उसकी बारी तो नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने रुद्र को इस तरह से कभी नहीं देखा था किसी लड़की के लिए परेशान होते। वो चुपचाप रुद्र के पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर आ गया। इस वक्त हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। डॉक्टर और नर्स लगभग थोड़े थोड़े सुस्ताने लगे थे। कुछ परिवारजन अपने पेशेंट के पास बैठकर बातें कर रहे थे, तो कुछ पूरे दिन की थकान से थककर सो चुके थे। तभी एक साथ इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर सभी लोग थोड़ा सा डर गए। रुद्र ने ईशा को वहीं एक बेड पर सुला दिया और उसने रोनी को देखा। रोनी उसका इशारा समझ गया। आप जल्द से जल्द इन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कीजिए और इनका इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर को लेकर आते ही रोनी ने कहा, ओके सर, मैं चेक कर लेता हूँ। कहते हुए एक डॉक्टर, जिनकी उम्र 40 से 45 के आसपास होगी, ईशा की नब्ज को चेक करने लगे। तभी रोनी को अपने ऊपर किसी की ज्वाला जैसी निगाहें महसूस हुई। उसने सर घुमाकर देखा तो रुद्र उसे घूर रहा था। रोनी उसकी आंखों में देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। तभी रुद्र की निगाहें एकाएक उस डॉक्टर पर चली गई जो ईशा के हृदय पर आला रखने वाला था, और उसकी आंखें अचानक लाल हो गई। उसने दोबारा रोनी को देखा। जब रोनी ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी सांस ही अटक गई। उसने झट से डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। सर, लेडीज डॉक्टर चाहिए। अब डॉक्टर का जेंडर से क्या लेना देना, डॉक्टर डॉक्टर होता है। छोड़िए आप इनका हाथ, चेक करने दीजिए। प्रथा चिल्ला पड़ी रोनी के ऊपर और उसने रोनी का हाथ जोर से झटक दिया। तभी प्रथा को अपने ऊपर भी किसी की नज़रें फील हुई, तो उसने अपना गर्दन घुमाकर रुद्र को देखा तो उसे वो खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। उसने रोनी का हाथ छोड़ दिया और अपना सर झुका लिया। एक पल के लिए रुद्र की नज़रों को देखकर डॉक्टर भी डर गया था, क्योंकि रुद्र का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी लाल आंखें दिख रही थी। रुद्र हमेशा अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रहता था। यह देखकर डॉक्टर 2 कदम पीछे हट जाया। सर, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उसने 2 नर्सों को इशारा किया और वे दोनों ईशा का स्ट्रेचर लेकर वहां से चली गई। प्रथा भी उनके पीछे पीछे चली गई। रुद्र ने रोनी को फिर से देखा। रोनी भी उसे अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या हुआ? और वो फौरन ही उसकी आंखों की जज्बातों को समझकर प्रथा के पीछे भागा। इधर दिल्ली शहर से थोड़ी दूर कॉलोनी के एक घर में शांति पसरी थी। केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक औरत सोफे पर बैठी एक टक घड़ी को निहार रही थी और वो बार बार दरवाजे को देख रही थी। उसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा था। 9:30 हो गए, ये लड़की अब तक कहाँ है? और वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। तभी उसके हाथ में रखा मोबाइल बजा। उस पर प्रथा का नाम फ्लैश हो रहा था। आंटी! ललिता के फ़ोन उठाते ही प्रथा की घबराई हुई सी आवाज़ आई। फ़ोन? प्रथा बेटा? ललिता घबराते हुए स्वर में बोली। बेटा, ईशा अभी तक घर नहीं आई है, पता नहीं ये लड़की कहाँ है। आंटी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो सड़क पर बेहोश हो गई थी और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। आप चिंता मत कीजिए। तुम किस हॉस्पिटल में हो? तुम बताओ, मैं आ रही हूँ। नहीं आंटी, आप मत आइए, मैं थोड़ी देर में ईशा को लेकर आ जाऊँगी। प्रथा ने थोड़े से अपने आवाज़ को नॉर्मल बनाते हुए कहा, क्योंकि उसने ललिता की आवाज़ों में घबराहट महसूस कर लिया था। आंटी, इधर बहुत तेज़ बारिश हो रही है,
मैं उसे घर लेकर आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, कहकर प्रथा ने फोन काट दिया। ललिता भी अपना मन मारकर वहां से अपने कमरे में चली गई। लेडीज डॉक्टर ईशा का चेकअप करने के बाद बोली, देखिए शायद इन्हें ठंड से एलर्जी है, इसलिए इतनी ठंड की वजह से इनकी पूरी बॉडी सील हो गई है। शायद इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए इनका एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो गया है। अभी इनके बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री से भी कम हो गया है, ब्लड जमने के कगार पर है। हमें नहीं लगता अब हम कुछ कर सकते हैं। इंजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। अगर 10 मिनट तक असर शुरू नहीं हुआ तो हमें नेचुरल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। रोनी और प्रथा डॉक्टर के सामने कुर्सी पर बैठे थे। इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा, तब तक आप इनके हस्बैंड को बुला लीजिए। वो डॉक्टर ईशा को शादीशुदा समझ रही थी, क्योंकि ईशा हमेशा माथे पर छोटी सी बिंदी लगाती थी। इतनी देर पानी में रहने के बावजूद भी उसकी बिंदी हटी नहीं थी। तभी प्रथा बोली, मैम इसकी शादी नहीं हुई है। आप किस ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ईशा के बाजू पर एक के बाद एक 3 इंजेक्शन लगा दी। उसके बाद उसने नर्स को कपड़े चेंज कर उसे वार्म हीट वेव देने को कहा और अपने केबिन में आ गई। मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इंसानी शरीर जब ठंडा पड़ जाता है तो उसे हीट करने के लिए हमारे पास 3 तरीका होते हैं, आग, इंजेक्शन और गर्म कपड़े। और अगर बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी हो गई तो उसके लिए हमें जिस्मानी गर्मी की ज़रूरत होती है, जो कि लास्ट ऑप्शन है। इनकी बॉडी को गर्म करने के लिए इनके पार्टनर की बॉडी की हीट से कर सकते हैं, नहीं तो पेशेंट की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और अभी जैसी इनकी कंडीशन है, मुझे लगता है इन तीनों में से कोई भी तरीका इन पर काम नहीं करेगा। इसलिए आप लोग जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उन्हें बुला लीजिए, नहीं तो हॉस्पिटल अथॉरिटी अपने तरीके से इसे हैंडल करेगी। अगर आप लोगों को इजाज़त हो तो, नहीं तो इस पर साइन कर दीजिए। अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेवारी हॉस्पिटल नहीं उठाएगा। उसने एक पेपर और पेन प्रथा के आगे कर दिया। ये सुनकर और पेपर देखकर तो प्रथा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा दिन भी उसे देखने को मिलेगा। उसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड के मौत का जिम्मेदार बनने के लिए उससे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं। नहीं, आप कुछ करिए, मैं भी कुछ करती हूँ, कहते हुए प्रथा वो पेन और पेपर उठा लेती है और भारी कदमों से केबिन के दरवाजे से बाहर आने लगती है। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके कानों में डॉक्टर की आवाज़ दोबारा पड़ी, आप ध्यान रखिएगा, आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट है, नहीं तो इसके बाद कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो सकता। प्रथा एक पल को लड़खड़ा गई। रोनी ने उसे संभाल लिया। अगर आप ऐसे कमज़ोर हो जाएंगी तो ईशा का ध्यान कौन रखेगा? प्रथा के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वो गलियारे में लगी चेयर पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। प्रथा भी काफ़ी भीग चुकी थी, इसलिए रोनी ने अपना जैकेट उतारकर प्रथा के कंधे पर डाल दिया। प्रथा ने झट से उस जैकेट को पहन लिया क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। जब रोनी काफ़ी देर तक नहीं आया तो डॉक्टर के केबिन में बैठे रुद्र के सब्र का बांध टूट गया और वो डॉक्टर के केबिन से निकलकर रोनी को ढूंढने लगा। तभी उसे रोनी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। बॉस, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी रात हो गई है। सांझ मैम भी अब तक घर पहुंच गई होंगी, रोनी ने कहा। कैसी है वो? रुद्र की एक ठंडी सी आवाज़ निकली। आप चलिए, मैं गाड़ी में आपको सब बताता हूँ। रुद्र गाड़ी में बैठ गया। उसने अपनी नज़रें रोनी पर टिका दी। रोनी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जब उसे अपने ऊपर रुद्र की लगातार नज़रें महसूस होने लगी तो उसने बोलना शुरू किया और डॉक्टर की कही गई एक एक बात को बिना काटे छांटे रट्टू तोते की तरह बता दिया। व्हाट नॉनसेंस! क्या घटिया बकवास वाहियात इलाज है ये! किसी लड़की को उसके मर्जी के खिलाफ उसकी बॉडी को किसी और के हवाले कर देना, वो भी बिना जान पहचान वाले आदमी के। रुद्र ने अपने हाथ की मुट्ठी बांधी तो उसकी नसें उभर कर दिखाई देने लगी। उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक हो गई थी कि रोनी के हाथ से गाड़ी का एक्सीलरेटर छूट गया और अचानक से ब्रेक लगा दिया। गाड़ी रुकते ही रुद्र ने दोबारा पूछा, किसे चुना है उन लोगों ने? सर,
कोई प्ले बॉय है, हॉस्पिटल अथॉरिटी का ही है, रोनी बोला और चुप हो गया। रुद्र गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उसके साथ रोनी भी बाहर आया। रुद्र बिना किसी भाव के ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसके आंखों के सामने पार्टी वाले दिन का सीन घूम गया। अमन ईशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके सामने ईशा का क्यूट और मासूम सा चेहरा आ गया, जो बारिश की वजह से खिला हुआ था। रोनी भी गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही गेट खोला, रुद्र ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा। रोनी डरकर बाहर ही खड़ा हो गया और गेट बंद कर दिया। गेट आउट, और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, कहते हुए रुद्र ने गाड़ी घुमा दी। रोनी अवाक से रुद्र को बस देखता रहा। रुद्र गाड़ी को फुल स्पीड से भगाता हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रथा उसे कॉरिडोर में ही मिल गई, जो चेयर पर बैठी अपने दोनों हाथ की कोहनी को अपने पैर पर जमाए थी तथा उसने अपने दोनों हथेली से अपने फेस को कवर किया और सिसक रही थी। इस वक्त उसने रोनी का जैकेट पहना हुआ था। रुद्र उसके पास गया। प्रथा के बगल में बैठी दोनों नर्स रुद्र को देखकर डर से खड़ी हो गई। हालांकि उन दोनों को अब भी पता नहीं था कि आदमी कौन है, लेकिन रुद्र का औधा ही ऐसा था कि कोई उसके सामने अपनी जुबान नहीं खोल पाता था। वेयर इज ईशा? प्रथा अपना सर उठाकर उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र सिंघानिया अपना सारा काम धंधा छोड़कर एक लड़की के लिए यहाँ दोबारा आ गया। वो रुद्र को एकटक देखे जा रही थी। जब 2 मिनट तक भी प्रथा ने कोई जवाब नहीं दिया तो रुद्र को गुस्सा आ गया। तुम्हें कम सुनाई देता है? प्रथा ने डर के मारे कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी उंगली से आईसीयू की तरफ इशारा कर दिया। रुद्र ने एक जोरदार लात मारी और आईसीयू का दरवाज़ा खुल गया। अंदर वही लेडीज डॉक्टर थी जो ईशा का इलाज कर रही थी। उसके साथ एक 24 से 25 साल का लड़का था। वो डॉक्टर उसे कुछ समझा रही थी, लेकिन लड़का वो बस ईशा को एकटक देखे जा रहा था। देख क्या घूर रहा था, जैसे शेर के आगे किसी भेड़िए का शिकार रख दिया गया हो। तभी दरवाज़ा खुलने से दोनों का ध्यान उस तरफ गया। ये क्या बदतमीजी है? डॉक्टर चिल्लाकर बोली। रुद्र ने अपनी आंखों से उसे घूरकर देखा। मैं बोलता नहीं हूँ, जब बोलता हूँ ना, सामने वाला बोलने लायक नहीं रहता है। क्या इलाज बता रही थी तुम इसे? प्रथा भी रुद्र के साथ अंदर आ गई। रुद्र ने एक नज़र उस लड़के को देखा। वो लड़का ईशा को बहियात और बहसीपन की नज़र से देख रहा था। ये देखकर रुद्र की आंखों में खून उतर आया। उसने उस लड़के को कॉलर से पकड़कर एक हाथ से ही ज़मीन से 2 फीट ऊपर उठा लिया और कमरे से बाहर फेंक दिया। उस कमरे में गर्म करने के लिए कोई भी हीटर नहीं जल रहा था, नहीं ईशा को ज़्यादा मोटा रजाई ओढ़ाया गया था। अब रुद्र प्रथा पर बरस पड़ा। तुम दोस्त कहती हो? तुम दोस्त हो इसकी? तुम ऐसे लोगों पर भरोसा कर रही थी जो इलाज के नाम पर शोषण कर रहे हैं? प्रथा जोर जोर से रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसने भी उस लड़के की आंखों में ईशा के लिए गंदे गंदे भाव देखे थे। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? वो आत्मग्लानि से भर गई। डॉक्टर डर कर एक कोने में खड़ी हो गई थी। गेट आउट, और हाँ, कल इस हॉस्पिटल पर ताला लगाने के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर वहाँ से दौड़कर भाग गई। रुद्र ने ईशा को अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल से बाहर आ गया। रुद्र ने भले ही रोनी को जाने के लिए कह दिया था, लेकिन रोनी गया नहीं था। वो हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर ही रुद्र का इंतजार कर रहा था। प्रथा भी दौड़कर रुद्र के पीछे पीछे जाने लगी। वो एकटक रुद्र को देखे जा रही थी। जैसे ही रुद्र ईशा को गोद में उठाए सड़क पर आया, रोनी ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला और दौड़कर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सीमा के हॉस्पिटल चलो, रुद्र ने रोनी को आदेश दिया। इतना सुनने के साथ ही रोनी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने कार का टेम्परेचर बढ़ाकर 42 से 43 डिग्री पर कर दिया। रोनी और रुद्र दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें लहलहाने लगी। दोनों पसीने से तरबर होते जा रहे थे, लेकिन जहां रोनी डर के मारे कुछ नहीं बोल रहा था, वहीं रुद्र बस ईशा को गर्मी देने के लिए कुछ नहीं बोल रहा था, और वो दोनों ही गर्मी सह रहे थे। प्रथा भी रुद्र की गाड़ियों के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा दी। रुद्र ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। फ़ोन रखने के बाद उसने ईशा को अच्छे से अपने कोट से कवर किया। फिर उसने गाड़ी के पिछले हिस्से से एक चादर निकाला और उसमें ईशा को अच्छे से लपेट दिया।
थोड़े ही देर में कार में ज़्यादा गर्मी होने लगी। ईशा अब भी बेहोश रुद्र की गोद में पड़ी थी। रुद्र कभी ईशा के हाथों पर तो कभी उसके पैरों पर अपने हाथों से मसाज कर रहा था ताकि उसकी बॉडी में गर्मी आए। लेकिन ईशा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी वैसी की वैसी ही ठंडी थी। थोड़ी ही देर में रोनी गाड़ी को सीमा के हॉस्पिटल के सामने रोक दिया। सीमा रुद्र की दोस्त थी। सीमा अपने कुछ डॉक्टर और नर्स के साथ हॉस्पिटल के दरवाजे पर ही उसे मिल गई। जब उसने रुद्र को ईशा को अपनी गोद में उठाकर लाते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। क्या बात है, आज रुद्र सिंघानिया एक लड़की को अपनी गोद में उठाकर ला रहा है। लगता है अगले दिन सूरज पश्चिम से निकलने वाला है। और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने आगे बढ़ा और डॉक्टर की मदद से ईशा को आईसीयू में ले गई। रुद्र, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इसे। तुमने अच्छा किया है जो इसकी बॉडी को कार में गर्म करने की कोशिश करके। उसके साथ आई नर्स भी अपने अपने काम में लग गई। सीमा ने ईशा को जिप लगाई और 4 से 5 इंजेक्शन लगाए। फिर आला से उसकी धड़कन चेक करते हुए अचानक उसके हाथ रुक गए और वह रुद्र को देखने लगी। रुद्र की धड़कन भी तेज हो गई। ये कौन है तुम्हारी? सीमा ने रुद्र से पूछा। जो बोलना है साफ बोलो, रुद्र ने कड़क आवाज में कहा। आप सभी लोग बाहर जाइए। यह सुनकर प्रथा भी जाने लगी। रुद्र ने प्रथा को रोक लिया। प्रथा ने अपने आप को डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया। मैं इनकी दोस्त हूँ, प्रथा। सीमा ने एक नज़र प्रथा को देखा, फिर रुद्र को। रुद्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसकी बॉडी बहुत ठंडी हो गई है, इसे जिस्मानी गर्मी देनी पड़ेगी। रुद्र ने सीमा को घूर कर देखा। घूरने से ये ठीक नहीं हो जाएगी। इसकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी गिर चुका है और अगर 1-2 मिनट में इसे गर्मी नहीं मिली तो इसके ब्लड के सेल्स काम करने बंद कर देंगे और फिर सारा ब्लड जम जाएगा। क्या घटिया आइडिया है। वो डॉक्टर भी यही कह रही थी और तुम भी यही कह रही हो। रुद्र, तुम गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, प्लीज़। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें अपनी बॉडी इससे टच करानी होगी। ये सुनकर रुद्र थोड़ा सा नर्वस हो गया और वो इधर उधर देखने लगा। फिर उसने अपनी नज़रें प्रथा पर जमा दी, जैसे वो उससे इजाज़त ले रहा हो। प्रथा ने अपनी नज़रें नीची कर ली, लेकिन रुद्र उसे ही देख रहा था। प्रथा को जब एहसास हुआ कि रुद्र उसे देख रहा है तो उसने दोबारा से अपनी नज़रें उठाई। आप लोगों को जो सही लगे आप लोग कीजिए, बस इसे ठीक कर दीजिए। प्रथा का गला भर आया था। प्रथा को ऐसे देखकर रुद्र को गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथ का पंच बनाकर वही जोर से दीवार पर दे मारा। सीमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुद्र, क्या कर रहे हो? इसकी तबीयत और ख़राब हो रही है। अपना शर्ट उतारो और इसके पीठ को अपने सीने से लगाओ। रुद्र को ऐसे लड़कियों के सामने शर्ट उतारने में झिझक हो रही थी। प्रथा ज़मीन को ताकने लगी। सीमा ने जल्दी से प्रथा का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। फिर वो दरवाजे तक मुड़कर बोली, अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं रोनी को भेजूं? रुद्र ने उसे खा जाने वाली नज़र से देखा। सीमा को थोड़ी सी हंसी आ गई, क्योंकि वो रुद्र को जितना जानती थी वो लड़कियों से कोसों दूर रहता था। लेकिन जिस तरह से इस लड़की की फिक्र कर रहा था, ये जरूर उसके लिए खास थी। तू चाहता क्या है, पहले ये बता दे मुझे। सीमा अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर खड़ी हो गई। खुद अपने जिस्म से इसे गर्मी देगा नहीं, दूसरे किसी को गर्मी देने नहीं देगा तो ये ठीक कैसे होगी? मरने भी नहीं देगा तो इसे। तुम्हें जो करना है करो। कहते हुए प्रथा और सीमा दोनों ही आईसीयू के कमरे से बाहर आ गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाहर ही हूँ, अगर उसकी बॉडी में हलचल होगी तो मुझे बताना। रुद्र एक टक ईशा को देखने लगा। कहाँ फंस गया? उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ईशा के बीमार होने से वो इतना परेशान क्यों हो गया कि इन आधे घंटे में सब कुछ तबाह कर दिया उसने। फिर वो उसी तरह ईशा को देख रहा था। ईशा के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गीले बाल थोड़े बहुत सूखे थे और जो गीला था उसके गर्दन, लिलाट और थोड़े बहुत उसके गाल पर बिखरे थे। ईशा एकदम मासूम सी क्यूट जैसी परी लग रही थी और रुद्र उसके खूबसूरती की गहराइयों में गोता लगा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि गर्मी की वजह से उसका शर्ट भीग गया है, क्योंकि उस सीमा ने उस कमरे में ढेर सारे हीटर एलिमेंट्स जलाए थे। उसे सीमा की बात याद आई और उसने बिना देर किए अपनी शर्ट उतार कर सोफे पर फेंक दिया। फिर उसने ऐसा ही किया जैसा सीमा ने कहा था। जैसे ही वो रजाई के अंदर घुसा
उसकी धड़कनें शोर करने लगी और उसके बॉडी में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो गई। उसकी सांसें भी उससे बगावत पर उतर आई। वो झट से बैठ गया। तभी उसकी बॉडी ईसा से टच हो गई। उसे लगा कि वो किसी बर्फ से छू गया। उसने अपने फीलिंग को इग्नोर किया और ईसा को पीछे से हग कर लिया। थोड़ी देर तक वो खुद को कंट्रोल करता